अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो आपको पता है कि पैथोलॉजी में हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स दिस वेरी मच बिग सी बुक जो हमारी लेविंसन कहलाती है, और इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। और आपने थर्ड ईयर में जैसे नॉर्मली पढ़ाई जाती थी, अब मॉड्यूलर सिस्टम में कुछ चेंजेस भी आ गए हैं जिसमें वो सिलेबस को डिफरेंट तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूरी बुक कवर करनी होती है। और साथ में आपने ये वाली पैथोलॉजी की जो बुक है रॉबिन्स जिसको कहते हैं ये भी कवर करनी है, ठीक है। ये भी हाफ उसका वर्जन है, मतलब ये पूरी होती है और ये काफ़ी मोटी हो जाती हैं फिर। तो जब आपने ये दोनों बुक्स कवर करनी होती है तो फिर इट बिकम्स सो डिफिकल्ट कि आप हर चीज़ को पढ़ो, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी पढ़नी है, जिनको आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना। मैं आपको एक एक चैप्टर के साथ बताती जाऊंगी, और जिन चीज़ों को आप किसी हद तक जाने दे सकते हैं उनको हम जाने देंगे, ठीक है। तो मिनिमम ये तैयारी तो करनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे आपने पढ़नी है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी, और किस तरह रिटेन करनी है माइक्रोबायोलॉजी ये भी डेफिनेटली एक अलग टॉपिक है, तो ये भी अलग से वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि आपका अभी जो टाइम चल रहा है, अभी एग्जाम आपके सर पे नहीं है, अभी आपके एग्जाम बेशक कुछ टाइम बाद में, कम से कम 1.5-2 महीने तो है एग्जाम्स में, तो उस टाइम में आपने कौन सी तैयारी है जो लाजमी करनी है सो दैट यू कैन पास विद गुड मार्क्स। तो फिर जाहिर है एग्जाम से पहले आपके पास जब 2 दिन होते हैं तब क्या पढ़ना है वो एक अलग सीन होता है। तो अभी हम देखते हैं क्या चीज़ है। अब सीन ये हमारा सबसे पहला जो इसका टॉपिक है ये है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में से मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊँ ना, आपको जो चैप्टर है इसका एक तो ग्रोथ में से आपको इसका ग्रोथ कर्व आना चाहिए। टोटल वो मेरा ख्याल है 5 मिनट की भी चीज़ नहीं है, इतना आसान है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड चैप्टर है ग्रोथ वाला, इसमें से ग्रोथ कर्व आपने लाजमी करना है, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर है ना स्ट्रक्चर ऑफ पहला चैप्टर तो छोड़ दे, जो सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। यार इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस, उनकी सेल वॉल का, ये तो आपका प्रैक्टिकल की तो बेस ही ये होगी, ठीक है। आपका जब माइक्रो का प्रैक्टिकल होता है उसकी बेस ही होती है, तो आपने उसको तो किसी सूरत हाथ से जाने ही नहीं देना। कोई भी टीचर बहुत बेसिक आपसे सवाल करे तो वो ये कर लेता है कि सेल वॉल का डिफरेंस बताएं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। अगर आपको ये नहीं आता होता ना तो डेफिनेटली मैं भी हूँ तो मैं किसी को पास ना करूँ, क्योंकि ये इतना बेसिक सवाल है। तो वो आपको वैसे भी आता होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स में से आप खाली बेशक वो बात कर लें, और ये जो आपका ग्रोथ का चैप्टर इसमें से कर्व कर लें। उसके बाद अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, सपोज आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, आप पूरी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में से सिर्फ स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन वाला चैप्टर कर लें, ये आखिरी 13th चैप्टर। बाकी पूरी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी छोड़ भी देंगे तो भी आपका गुजारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। उस तरह तो करने पे आए तो जो इनमें से मतलब करने वाले चैप्टर्स हैं, आप चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 वाला स्पेशली, ठीक है, ये वाले चैप्टर्स। उसके अलावा 12 और 13 इनको लाजमी करें। मैंने इनमरेट कर दी, दोबारा कर देती हूँ। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 और 13 इनको कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो ग्रोथ कर्व, यहाँ से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस, और चैप्टर 13, इनको तो आपने किसी सूरत छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गई है? नहीं छोड़ना, ये स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन नहीं छोड़ना, फाइन। फिर आती है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा मुसीबत बच्चों के लिए क्रिएट करती है, क्योंकि जब पहली बार पढ़ो तो इतने सारे बैक्टीरिया समझ ही नहीं आते, लेकिन रिमेंबर ये इतने मज़े के हैं, इतने आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ना बिल्कुल कोई बोलता है बैक्टीरिया का नाम और आप याद हो जाता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने बार बार पढ़ा होता है। कभी भी एक दफ़ा पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता। रिमेंबर, आपको निमोनिक्स आ जाएंगे तो निमोनिक्स भी नहीं आपके काम आ सकते, क्योंकि कितने निमोनिक्स याद करोगे। तो इसलिए अच्छा करने वाली बात क्या है इसमें, इसमें आपने पहला चैप्टर बिल्कुल छोड़ देना है 14th को, फिर आपने शुरू करना है 15th से। 15, 16 ग्राम पॉजिटिव के 2 चैप्टर्स हैं, फिर 17 और 18 ग्राम नेगेटिव के हैं। ये जो 15 और 16 है ये तो आप पूरे पूरे करेंगे, इनमें आपने कुछ नहीं छोड़ना। 17 भी छोटा सा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का, ये भी पूरा ही करना है। जो 18th है ना, ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स का रिलेटेड टू इंटेरिक ट्रैक्ट, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसमें आप बेशक चलें सारा ना पढ़ें, बिकॉज जाहिर है ये बहुत लंबा है। इसकी आती तो कोई भी बात आ सकती है, लेकिन स्टिल इसमें जो शुरू किया ना, एस्केरिशिया, साल्मोनेला, शिगेल्ला लिखा हुआ है इसमें शुरू में, और 1-2 और हैं जो स्टार्टिंग के बैक्टीरिया है, वो कर लें। जो एंड में इन्होंने दिए हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, उनको आप स्किप कर सकते हैं किसी हद तक, फाइन। देन हमारे पास अगली बात आता है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें भी सारे करने की जरूरत नहीं होती, आप हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा कर लें, और इससे अगले वाला शायद उन्हें पर्टिसिस दिया हुआ है, मेरा ख्याल है, तो आप 2 भी कर लेंगे, इट्स वेरी मच फाइन विद यू, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 15, 16, 17 पूरे करने हैं, 18 में से शुरू के करने हैं, 19 में से सिर्फ हिमोफिलस भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं आगे करना तो इट्स फाइन। फिर ये 20th को बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है।
माइकोबैक्टीरिया बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, समझ आइए, बहुत अच्छे से करना है। माइकोबैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिनोमाइसीट्स बेशक बिल्कुल छोड़ दें, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल छोड़ दें, बेशक छोड़ा जा सकता है। स्पायरोकीट्स करेंगे आप, लाजमी करेंगे। क्लेमाइडिया रिकेट्सिया को सिर्फ रीड करना है, और माइनर 27 बिल्कुल छोड़ देना है। समझ आ गई यहाँ तक बात? फाइन। उसके बाद हम आते हैं वायरोलॉजी पे। बेसिक वायरोलॉजी में से अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरी बेसिक वायरोलॉजी बेशक छोड़ दें। ये सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के एंड में जो पर्ल्स लिखे होते हैं ना, हर चैप्टर के एंड में इन्होंने बुक वालों ने पर्ल्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, समरी ऑफ द चैप्टर होती है वो, बेशक सिर्फ वो कर लें। अगर टाइम नहीं है ना, बेशक उसको भी छोड़ दें, गुजारा हो जाएगा। बेसिक वायरोलॉजी पूरी भी छोड़ देंगे, ये सारी की सारी गुजारा हो जाएगा। क्लिनिकल वायरोलॉजी पे आएंगे तो फिर आप सारी नहीं छोड़ सकते इसमें से, लेकिन बहुत चूजी होके करना है। क्लिनिकल वायरोलॉजी कभी भी सारी नहीं हो सकती, ये मैं आपको ना अंदर यूनिट में जाके तो फिर बताती हूँ। मतलब मैं इसको खोलूंगी चैप्टर को तो मैं आपको बताऊंगी इसमें से क्या करना है, बिकॉज ये सारी होना ज़रा मुश्किल होता है और सारी की ज़रूरत भी नहीं होती। आगे आ जाते हैं। आगे है हमारे पास माइकोलॉजी, छोटा सा यूनिट है और इसमें से सवाल भी लाजमी आना होता है, तो इसको आपने पहले करना है। रिमेंबर, तैयारी करने का तरीका ये होता है कि जो छोटे यूनिट्स होते हैं उन्हें पहले करते हैं। ये चले मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी क्योंकि काफ़ी डिटेल बातें हैं इसकी भी। तो माइकोलॉजी पूरा चारों चैप्टर्स अच्छे वाले कर लेने हैं, और स्पेशली इन तीनों सारों में से जो ज़्यादा ध्यान देना है, आपने अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, और बेसिक वाली को सबसे कम ध्यान देना है, ठीक है, सबसे कम बेसिक को देना, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक को। पैरासाइटोलॉजी में क्या करना है, पैरासाइटोलॉजी में भी आपने सारी पैरासाइटोलॉजी करनी है, क्योंकि ये भी सिर्फ 5-6 चैप्टर है और इतने बड़े भी नहीं है, और इसमें से भी काफ़ी सारी बातें आ सकती होती हैं, मतलब ज़ाहिर क्वेश्चन आता है तो आपने इनको छोड़ना नहीं होता, ये आप सारी ही करते हैं। फिर आगे इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी काफ़ी बड़ी है और जाहिर है इस सारे को भी करना इम्पॉसिबल है। ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप में इम्यूनोलॉजी का टाइम नहीं है, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, आप सिर्फ इस पूरी में से हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर कर लें, बिकॉज 99% ऑफ टाइम में इसका जो क्वेश्चन आता है वो हाइपर सेंसिटिविटी यानी चैप्टर नंबर 65 में से आता है। आप पूरी इम्यूनोलॉजी छोड़ सकते हैं, जो बहुत बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा सा है। आप सिर्फ चैप्टर 65 कर लें, 99% चांस होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, इसमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आपने छोड़ने के बारे में ना ख्वाब भी नहीं लाना, सोचना भी नहीं है। बाकी में से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर करने पे आएंगे, अगर आप करने वाले लोगों में से हैं, तो फिर आपने इसके बाद जिस चैप्टर पे ध्यान देना वो चैप्टर नंबर 66 दे लें। इसमें से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 63 कॉम्प्लीमेंट वाला, चैप्टर 62 में जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इन पे लाजमी ध्यान दें। उसके बाद आप बाकी पढ़ लें, मतलब चाहे तो आप सारी भी पढ़ सकते हैं, बेशक एक रीड लाजमी दे दें सबको, लेकिन टाइम नहीं है तो हाइपर सेंसिटिविटी नहीं छोड़नी। तो यहाँ पर तो ये हो गया पूरा, इसके बाद वाला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक की कहानी खत्म है। वायरोलॉजी जरा देख लेते हैं। ओके गाइस, ये क्लिनिकल वायरोलॉजी जब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले इन्होंने ना ये एक चैप्टर सा छोटा सा बनाया हुआ जिसमें उन्होंने बताया हुआ कौन सा DNA इन्वेलप्ड है, कौन सा नॉन इन्वेलप्ड है। इसको तो ऐसे फिंगर टिप्स पे रट लेना कि कौन सा वायरस क्या है, कौन सा DNA में, कौन सा RNA में, बिकॉज इसमें से MCQs आपके बेतहाशा आएंगे। देन आप जब आते हैं ना चैप्टर 37 पे, DNA इन्वेलप्ड वायरसेस, सिर्फ हर्पीस पे कर लें तो गुजारा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, सिर्फ हर्पीस कर लें। और हर्पीस के बाद इन्होंने यहाँ पर जो दिया हुआ है नेक्स्ट वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस, ये भी हर्पीस का मतलब पार्ट ही है बेसिकली, उसी में आता है फैमिली में, ये दोनों भी कर लेंगे, गुजारा हो जाएगा। चैप्टर 38 है DNA नॉन इन्वेलप्ड, बेशक पूरा छोड़ दें, टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। RNA इन्वेलप्ड वायरस आए, इन्फ्लुएंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा को आपने कोशिश करनी है कि आप बेहतर तरीके से कर लें, लेकिन वो भी सिर्फ यहाँ तक, एवियन और ये स्वाइन फ्लू वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर आगे इसमें मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये तीनों इस चैप्टर में, ये मम्स आ गया हमारे पास, और फिर आया हमारा अभी जैसे कोरोना वायरस है, पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं होता था जब मैंने किया था, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका पैंडेमिक आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कोरोना, इसको करना है। फिर रुबेला, तो मीजल मम्स रुबेला को ना इस चैप्टर में से आपने अच्छे से करना है अलॉन्ग विद योर इन्फ्लुएंजा वायरस। और फिर आएगा आपके पास एक जो है एबोला वगैरह, ये सारे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आई हूँ, इसमें से पोलियो वायरस लाजमी करना है। देन ये हेपेटाइटिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने जितने बताए हैं ना उनमें से हर्पीस इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, उसके बाद मैंने जो मीजल मम्स रुबेला बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस का ये जो टेबल है ना, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने सोचना भी नहीं है भूलने का। हेपेटाइटिस के बाद हमारा जो एड्स है, वो HIV वाला जो वायरस का चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेपेटाइटिस को और एड्स को छोड़ने का सोचना भी नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है डेंगी वायरस आएगा आपका, मेरे ख्याल आर्बो वायरसेस के एंड में लिखा हुआ है इन्होंने, तो डेंगी, एड्स एंड हेपेटाइटिस,
बिल्कुल रट लें। अगर आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये 3 कर लें, डेंगी, एड्स और हेपेटाइटिस, तो इंशाल्लाह यू विल बी डन। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन तो ख़त्म होती है। अब किस तरह इसको रिटेन करना है, आसान तरीका क्या है, कौन सा बेहतर तरीका है, और क्वेश्चंस क्या आते हैं, मतलब सिनेरियोज वगैरह, वो अलग बात में करते हैं। कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।